मैं बिल्कुल गंभीर हूं। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा। मैं सच में तलाक चाहता हूं। इस बार वजह यह नहीं है कि सु यामिंग ने कोई गलती की है। वजह यह है कि अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं अब उसे सिर पर चढ़ाकर रखने या उसकी हर जिद पूरी करने को तैयार नहीं हूं। मैं उस इंसान की तरह जीते जीते थक चुका हूं जो हमेशा उसके पीछे भागता रहा। सु मू अब भी अपनी बेटी की तरफ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नजर मोरंग यान पर पड़ी जो एक कमरे से बाहर निकल रही थी। सु मू कार में बैठ गई, लेकिन उसके मन में मेरी तलाक वाली बात ही घूम रही थी। सु ग्रुप दिन ब दिन और भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा था और मैं परिवार का इकलौता बेटा था। अगर तलाक हो गया तो इसका मतलब था कि सु ग्रुप का भविष्य किसी और के हाथों में जा सकता है। ऐसे में उसका घबराना स्वाभाविक था। जब उसने देखा कि वेनिंग ने अपने मोमेंट्स पर मोरंग यान के साथ 9 तस्वीरों का एक कोलाज पोस्ट किया है और अब मोरंग यानगू परिवार के घर में भी दिखाई दे रही है, तो वह और बेचैन हो गई। उसने तुरंत ड्राइवर से अस्पताल चलने को कहा। अस्पताल में सु यामिंग मेरा नया ड्रामा देख रही थी। जितना वह उसे देखती जा रही थी, उसका चेहरा उतना ही सख्त और उदास होता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उस ड्रामे के संवाद उसी के बारे में लिखे गए हों। ड्रामे में नायक कह रहा था, पुनर्जन्म से पहले मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था और उसकी हर बात सह लेता था, लेकिन पुनर्जन्म के बाद मैंने बिना एक पल गंवाए तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। तलाक के बाद मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था। सड़क पर घूमती आवारा बिल्लियों के साथ भी खुशी खुशी खेल लेता था। लेकिन जैसे ही मेरी नजर अपनी पूर्व पत्नी पर पड़ती, मेरा चेहरा तुरंत ठंडा और कठोर हो जाता। जैसे ही स्क्रीन पर मेरा और मोरंग यान का प्यार भरा दृश्य आया, सु यामिंग ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और अधिकारी लू अंदर आए। यामिंग। सु यामिंग ने अपना फोन एक तरफ रखा और उसकी ओर देखा। तुम यहां क्यों आए हो? लू जिंगियन मुस्कुराए। फॉलोअप चेकअप के लिए आया था। सुना कि तुम वापस आ गई हो तो सोचा तुम्हारी चोट का हाल भी पूछता चलूं। सु यामिंग ने अपनी टांग की ओर देखा। मैं ठीक हूं, तुम्हारी टांग कैसी है? लू जिंगियन हल्का सा मुस्कुराया। डॉक्टर ने कहा है कि ठीक होने की गति काफी अच्छी है। 2 हफ्तों में मैं सामान्य रूप से चल सकूंगा। इन दिनों कुछ स्क्रिप्ट भी पढ़ रहा हूं। उम्मीद है जल्द ही फिर से काम पर लौट पाऊंगा। वह खुशी खुशी बातें कर रहा था, लेकिन सु यामिंग के दिमाग में केवल एक ही वाक्य गूंज रहा था, मैं तलाक चाहता हूं। उसी समय सुमू ने अस्पताल के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर आई। लू जिंगियन को देखते ही उसका धैर्य टूट गया। मुझे पहले से ही शक था, हाओमिंग मेरी बेटी को तलाक क्यों देगा? तो इसकी वजह तुम हो। यह सुनते ही लू जिंगियन का चेहरा फक पड़ गया। आंटी, मैं तो बस मिलने आया था। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। सुमू ने तीखे स्वर में उसे बीच में ही रोक दिया। मिलने आए थे? तुम ऑर्थोपेडिक्स विभाग के डॉक्टर हो और यह जनरल सर्जरी का वार्ड है। बताओ जरा, किस रास्ते से रास्ते में पड़ गया यह कमरा? सु यामिंग ने ठंडे चेहरे के साथ बीच में कहा। मेरे और जिंगियन के बीच जो भी है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने लू जिंगियन को जाने का इशारा किया, फिर अपनी मां की ओर मुड़कर बोली, अगर उस समय यह नहीं होता तो आपकी बेटी आज जिंदा भी नहीं होती। कृपया इसे परेशान मत कीजिए। सुमू ने निराशा भरी नजर से उसे देखा। हाओमिंग तुम्हें तलाक देने वाला है और तुम्हें अभी भी मेरी चिंता है कि मैं इसे परेशान न करूं। उसने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें साफ बता रही हूं, चाहे तुम्हारा और हाओमिंग का तलाक हो भी जाए, फिर भी मैं इस आदमी को अपने घर की चौखट पार नहीं करने दूंगी। जरा परिवार, रूप रंग, स्वभाव और काबिलियत की तुलना करके देखो। हाओमिंग से बढ़कर इसमें आखिर है क्या? हाओमिंग ने इतने वर्षों तक पूरे दिल से तुमसे प्यार किया, आखिर तुम उसकी एक भी अच्छाई क्यों नहीं देख पाई? और अब देखो, उसने तुमसे भी कम उम्र की लड़की ढूंढ ली है, उसे घर भी ले आया है और अपनी मां को भी खुश कर दिया है। अब बस तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर होना बाकी है। यह सुनकर सु यामिंग का चेहरा और भी गंभीर हो गया। आपने क्या कहा? उसकी आवाज धीमी लेकिन तनाव से भरी हुई थी। वह किसे घर लेकर आया? सुमू ने उसकी ओर देखा और महसूस किया कि उसकी बेटी का चेहरा साफ तौर पर पीला पड़ गया है। तभी उसे समझ आया, सु यामिंग जल रही थी। यह देखकर उसके माता पिता ने जानबूझकर आग में घी डालना शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि उसे खतरा महसूस हो। मोरंग यान, सुमू ने कहा, उसके नए ड्रामे की नायिका। आजकल हर कोई उन दोनों को एक जोड़ी मान रहा है। मुझे तो लगता है कि वह छोटी अभिनेत्री अब स्क्रीन वाले रिश्ते को असलियत में बदलना चाहती है। यहां तक कि शू जिन भी उसकी मीठी बातों में आकर बहुत खुश हो गई है। इतना कहते हुए सुमू ने अपने मोमेंट्स खोले। उसने सु यामिंग को वह 9 तस्वीरों वाला कोलाज दिखाया जो शू जिन ने पोस्ट किया था। सु यामिंग ने एक नजर में पहचान लिया कि तस्वीरें गू परिवार के घर में खींची गई थीं।
एक तस्वीर में शुजिन और मोरंग यान साथ खड़ी थीं। इसका मतलब साफ था, तस्वीरें लेने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से हाओमिंग ही था। यह एहसास होते ही सुयामिंग का चेहरा तुरंत बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। सुमू ने कठोर स्वर में कहा, अगर तुम सच में उससे प्यार नहीं करती तो जल्दी से तलाक ले लो, ताकि जब उस कथित बेवफाई वाला घोटाला सामने आए, जब वह खबर बाहर आएगी, तब तुम्हें शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ेगी। और अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो अपना घमंड छोड़कर उससे सुलह कर लो। सुयामिंग का चेहरा और भी बुझ गया। उसने अपनी मां को कमरे से बाहर भेज दिया। फिर वह बिस्तर पर टिक कर बैठ गई। उसके मन में बार बार पिछली रात का दृश्य घूम रहा था, जब मुझे उसकी जरा भी परवाह नहीं थी, यहां तक कि मैंने हाथ उठाकर उसे चोट भी पहुंचा दी थी। तभी उसे पूरी तरह एहसास हुआ कि अब मैं सचमुच उसकी परवाह नहीं करता। लेकिन अजीब बात यह थी कि अब उसे पहले से कहीं ज्यादा मेरा ध्यान चाहिए था। उसी पल सुयामिंग ने महसूस किया कि किसी के द्वारा पूरी तरह नजरअंदाज किया जाना कितना दर्दनाक होता है, और हाओमिंग ने यही दर्द पूरे 7 साल तक सहा था। तभी एक सहायक कुछ दस्तावेज लेकर अंदर आया। प्रेसिडेंट सू, इस दस्तावेज पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। सुयामिंग ने फाइल ली और उस पर हस्ताक्षर कर दिए। फाइल लौटाते समय वह खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, क्या तुम कभी किसी से प्यार में पड़े हो? सहायक के लिए यह मानने से बचना मुश्किल था। हाँ, पड़ा हूं। मैंने 18 साल की उम्र में डेटिंग शुरू की थी। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद यह शेखी बघारने जैसा लगे, लेकिन जब भी मुझे कोई पसंद आया मैं उसे हमेशा अपना बना ही लेता था। उधर मोरंग यान की थेरेपी खत्म होने के बाद मैं, वह और शू जिन आराम करने के लिए महजोंग खेलने बैठ गए। हम सब काफी खुश होकर खेल रहे थे कि तभी घर की देखभाल करने वाली महिला कई सारे उपहारों का ढेर लेकर अंदर आई। यंग मास्टर, ये सारे उपहार आपके लिए भेजे गए हैं। उसने कहा, आपने ऑर्डर किया था ना, मैंने आपकी तरफ से रिसीव कर लिया। मैंने तरह तरह के महंगे उपहारों को देखा और असमंजस में होंठ हिला दिए। मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? घर की देखभाल करने वाली ने तुरंत जवाब दिया, मैंने ऑर्डर की जानकारी दोबारा जांचने के बाद ही रिसीव किया था, सब कुछ सही था। फिर उसने झिझकते हुए कहा, क्या ये मिस सू ने भेजे होंगे? यह सुनते ही मेरे चेहरे पर झुंझलाहट आ गई। मैंने तुरंत सुयामिंग को फोन मिला दिया। उधर जब सुयामिंग ने कॉलर आईडी पर मेरा नाम देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन अगले ही पल उसने मेरी ठंडी और सवालों से भरी आवाज सुनी, क्या ये सारे उपहार तुमने भेजे हैं? सुयामिंग तुरंत तनाव में आ गई। तुम्हें पसंद नहीं आए? मैंने सपाट स्वर में जवाब दिया। अगर मुझे पसंद नहीं है तो आगे से मत भेजना। सुयामिंग की उंगलियां कस गईं। तो तुम्हें क्या पसंद है? अगली बार वही भेजूंगी जो तुम्हें अच्छा लगे। मैंने खिड़की के बाहर आसमान की ओर देखा और मन ही मन सोचा, क्या यह औरत सचमुच वही कहानी दोहराने वाली है जिसमें इंसान किसी चीज की कदर तभी करता है जब उसे खोने लगता है? मैंने बेरुखी से कहा, मुझे तलाक के कागज पसंद हैं। फोन के दूसरी तरफ कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर सुयामिंग ने शांत स्वर में कहा, हाओमिंग, चलो एक बार ठीक से बात कर लेते हैं। मैंने अधीरता से जवाब दिया, तलाक के अलावा हमारे बीच बात करने जैसा कुछ नहीं बचा। सुयामिंग घबरा गई। तो फिर तलाक की ही बात कर लेते हैं। यहां आओ, आमने सामने बैठकर बात करते हैं। अगर बात करने के बाद भी तुम यही फैसला रखते हो तो मैं तुम्हारे साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो तक चलूंगी। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा डगमगाया, लेकिन पुराने अनुभवों को याद करके मैंने पहले शियाओवानू को फोन किया और फिर अस्पताल पहुंचा। जब मैं वार्ड में दाखिल हुआ, सुयामिंग खिड़की के पास खड़ी थी। मुझे देखते ही उसने कहा, तुम आ गए। मैंने बिना किसी भाव के उसकी ओर देखा। कहो, क्या बात करनी है? उसने धीरे से पूछा, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? चलो खाते हुए बात करते हैं। मैंने उसकी नजर का पीछा करते हुए सामने देखा। टेबल पर पहले से ही खाना सजाकर रखा गया था। मैं कुर्सी खींचकर बैठ गया, लेकिन चॉपस्टिक नहीं उठाई। सुयामिंग ने कुछ खाना निकालकर मेरे कटोरे में रखा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर करना क्या चाहती है। मैंने ठंडे स्वर में कहा, अब बात कर सकती हो। सुयामिंग ने देखा कि मैंने खाना छुआ तक नहीं था। वह मेरी तरफ गहरी नजर से देखते हुए बोली, क्या तुम सचमुच तलाक चाहते हो? मैं लगभग आंखें घुमाने वाला था। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी बातों पर मजाक किया जाता है? उसने धीमे से पूछा। क्यों? उसका सवाल सुनकर मैं व्यंग्य से हंस पड़ा। क्यों? तुम्हें सच में नहीं पता? क्या मैं पिछले कई सालों में तुम्हारे द्वारा किए गए हर काम की सूची बनाकर सुनाऊं? सुयामिंग मेरी ओर देखती रही। उसकी आंखों में पहली बार सच्चाई और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद उसने पूछा, मेरे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार न करने के अलावा क्या कोई और वजह भी है? उसका सवाल सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर मैंने अविश्वास से कहा, क्या वह अकेली वजह काफी नहीं है?
सु यामिंग ने धीरे से अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। अगर वजह सिर्फ यही है कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, तो मैं अभी तुमसे वादा करती हूं, आज से मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। मैं कभी भी पहले जैसी नहीं बनूंगी। मैं हंस पड़ा। क्या बात है? अब जाकर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है क्या? सु यामिंग ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हें सच में कुछ महसूस नहीं हुआ? अगर यह प्यार नहीं था तो फिर क्या था? तुम ही तो मुझे सबसे अच्छी तरह जानते हो। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो तुम्हें चूमती क्यों? तुम्हें अपने पास रखने के लिए इतनी दूर तक क्यों जाती? मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया। लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता सु यामिंग, अब नहीं करता। इसलिए तुम्हारी सारी कोशिशें मुझे सिर्फ दबाव और बंधन जैसी लगती हैं। पिछले 2 सालों में तुम इस एहसास को सबसे अच्छी तरह समझ चुकी हो। किसी ऐसे इंसान के साथ बंध कर जीना जिससे प्यार ना हो। मैं अब एक दिन भी ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता। हमारी नजरें एक दूसरे से टकराईं। मेरी आंखों में वही ठंडापन और बेरुखी थी जैसी कभी उसकी आंखों में मेरे लिए हुआ करती थी। कुछ सेकंड तक कमरे में गहरा सन्नाटा छाया रहा। सु यामिंग मुझे गहरी नजरों से देखती रही। फिर उसने धीरे से कहा, मैं विश्वास नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि तुमने यूं ही अचानक मुझसे प्यार करना बंद कर दिया। मैंने तुम्हारा ड्रामा देखा है। उसका अंत भी वही था। पहले पीछा करने वाला व्यक्ति बाद में पछताता है। आखिरी एपिसोड तो बहुत भावुक था। हाओमिंग उससे पहले इतना प्यार करता था। मुझे यकीन है कि वह उसे फिर से पा सकता है। मैं अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तुम यकीन करो या ना करो, यह तुम्हारी समस्या है। जो कहना था मैं कह चुका हूं। बस उम्मीद है कि तुम अपना वादा निभाओगी। तलाक वाले दिन गायब मत हो जाना। यह कहकर मैं मुड़ गया। सु यामिंग वहीं खड़ी रही और बस मुझे दूर जाते हुए देखती रही। घर पहुंचने पर ज्यू डोंगवो काम से लौट चुका था। गुबी उसके साथ वापस आई थी। पूरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर आया, सबकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। मैं उनके पास गया और अभिवादन किया। गू ने अपनी जेब से एक बेहद खूबसूरत डिब्बा निकाला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए इनाम है। मैंने डिब्बा खोला। अंदर एक बेहद महंगी और शानदार घड़ी रखी थी। उसका डिजाइन बेहद आकर्षक और सुरुचिपूर्ण था। उस घड़ी का डिजाइन बेहद अनोखा था। एक नजर में ही पता चल रहा था कि वह बहुत महंगी होगी। मैंने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गू ने हल्के से नजरें झुका लीं। क्या हुआ? तुम्हें मेरा उपहार पसंद नहीं आया? मैं मुस्कुराया। पसंद तो आया है, लेकिन अगली बार इतना खर्च मत करना। अगर तुम मुझे ऐसे ही इनाम देती रही तो एक दिन खुद ही दिवालिया हो जाओगी। मुझे लगा था कि मेरे और सु यामिंग के बीच की बात पूरी तरह खत्म हो चुकी है और तलाक पर सहमति बन गई है। लेकिन अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो घर में फिर से नई चीजों का ढेर लगा हुआ था, बिल्कुल कल की तरह। मैंने बेबस होकर माथा पकड़ लिया। मैं तलाक चाहता हूं और यह औरत बेशर्मी से अब भी चिपकी हुई है। मैंने सीधे स्टाफ को निर्देश दिया, ये सारे फूल वापस भेज दो और अगर तुम उससे मिलो तो मेरी तरफ से एक बात भी कह देना। अस्पताल में सु यामिंग काम संभाल रही थी। तभी वार्ड का दरवाजा खुला। मिस्सू, हमारे यंग मास्टर ने कहा है कि कृपया आगे से कुछ मत भेजिए। इससे सिर्फ दोनों पक्षों को परेशानी होती है। यह कहकर संदेश देने वाला व्यक्ति चला गया। सु यामिंग बस उन उपहारों को देखती रह गई। दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया। कुछ देर बाद ही उसकी नम और चुभती हुई आंखें हल्का सा हिलीं। उसे लग रहा था कि मेरी हर हरकत मानो उसे एक ही बात बता रही थी। मैंने उससे हमेशा के लिए दूरी बनाने का फैसला कर लिया है। बगल में खड़ी सहायक ने माहौल भांपते हुए कहा, प्रेसिडेंट सु, फूल भेजने से कोई फायदा नहीं होगा। हम कोई दूसरा तरीका आजमा सकते हैं। सु यामिंग उस बकवास सलाह पर भी विश्वास कर बैठी। उसने मुझे संदेश भेजा, हस्बैंड, मैं क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो और तलाक ना लो? अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूं। उधर मैं अभी अभी नाश्ता खत्म करके उठा था। जैसे ही मैंने वीचैट पर सु यामिंग का संदेश देखा, मैंने बिना एक पल गंवाए उसे ब्लॉक कर दिया। जो आंखों से दूर वही मन से दूर। लेकिन सु यामिंग लगातार संदेश भेजती रही। अब जाकर मुझे समझ आया है कि तुम मेरी जिंदगी में कितने महत्वपूर्ण हो। संदेश भेजते ही स्क्रीन पर एक चमकता हुआ लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखाई दिया। इसका मतलब था उसे ब्लॉक कर दिया गया था। सु यामिंग ने स्क्रीन को देखा और उसके दिल का घाव एक बार फिर हल्के हल्के दर्द करने लगा। दूसरी ओर आखिरकार मुझे कुछ शांति मिली जब मैंने देखा कि वेंजुन मोरंग यान को खींचकर उसका पोर्ट्रेट बनवा रहा था। तो मैं वेइबो खोलकर इंटरनेट पर इधर उधर देखने लगा। हमारे ड्रामे की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी। मेरे फॉलोअर्स 1 मिलियन से भी ज्यादा बढ़ चुके थे। हर कोई उस दृश्य की तारीफ कर रहा था और उसकी लोकप्रियता को और ऊपर पहुंचा रहा था। दोपहर में मैं और मोरंग यान दोनों ने अपने अपने प्रशंसकों के लिए लाइव स्ट्रीम शुरू की। मैंने सामने ढेर सारे स्नैक्स रख लिए। खाते खाते
लाइव रूम में दर्शकों के सवालों के जवाब देने लगा। एक दर्शक ने पूछा, उस रोमांटिक सीन के बाद क्या आपकी पत्नी को जलन हुई थी? मैंने सहज स्वर में जवाब दिया, मेरी पत्नी तो पहले ही तलाक की प्रक्रिया पूरी करने जा रही है। जल्द ही वह मेरी पूर्व पत्नी बन जाएगी। कमेंट सेक्शन में तुरंत प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। हाँ, आप मजाक कर रहे हैं ना? सु यामिंग तो आपके लिए घुटनों पर बैठकर प्याज तक काट सकती है। क्या वह सच में आपसे तलाक लेने को तैयार है? फिर किसी ने सवाल दागा, क्या आपको किसी और से प्यार हो गया है? मोरंगयान से शायद? अचानक पूरे लाइव रूम का ध्यान इसी विषय पर केंद्रित हो गया। कमेंट्स की बाढ़ आने लगी। पलक झपकते ही सु यामिंग आलोचनाओं का निशाना बन गई। लोग सवाल करने लगे कि उसने मेरे साथ आखिर कितना बुरा व्यवहार किया होगा। लेकिन उसी समय कुछ अलग तरह की टिप्पणियां भी लगातार आने लगीं। मैं तुरंत समझ गया कि कोई जानबूझकर माहौल खराब कर रहा है। उसका मकसद मुझे मोरंगयान के प्रशंसकों के निशाने पर लाना था। आखिर मोरंगयान के अधिकांश प्रशंसक काफी कम उम्र के थे। हमारा ड्रामा जबरदस्त हिट हो चुका था और जल्द ही एक नया शो भी आने वाला था। स्पष्ट था कि कोई हमारी बढ़ती लोकप्रियता से जल रहा था। मैंने थोड़ी देर और दर्शकों से बातचीत की और फिर लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। उसके बाद मैंने अपना लेखन ऐप खोला। मैंने सोचा कि इन छुट्टियों के दिनों का उपयोग करके कुछ और स्क्रिप्ट लिख ली जाए। इंटरनेट पर इस बीच सु यामिंग और मेरे तलाक की खबर ट्रेंडिंग सूची में पहुंच चुकी थी। अचानक ही मोरंगयान के प्रति मेरे प्रेम संबंधों की अफवाहें और भी हास्यास्पद रूप लेने लगीं। उधर मोरंगयान के लाइव स्ट्रीम रूम में उसके प्रशंसकों को बाहर चल रही इन बातों का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वे अब भी उत्साह से उसके साथ बातचीत कर रहे थे। और तभी कुछ ही देर बाद किसी ने मोरंगयान का जिक्र छेड़ दिया। जब उसने देखा कि पूरे इंटरनेट पर लोग यह दावा कर रहे हैं कि मैंने उसके लिए तलाक लेने का फैसला किया है, तो वह पिछली बार की तरह फिर सामने आई और सफाई देने लगी। लेकिन इस बार भी किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद वह मुझे ढूंढने कमरे से बाहर निकली। लेकिन तभी उसने देखा कि सु यामिंग की मां घर आ चुकी थीं। शायद इसलिए कि इंटरनेट पर तलाक की खबर पूरी तरह फैल चुकी थी। अगर मेरा बेटा सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि वह तलाक चाहता है, तो इसका मतलब है कि वह सच में यही चाहता है। इन सालों में तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे के साथ कैसा व्यवहार किया, यह बात तुम अच्छी तरह जानती हो। अब मेरा बेटा उससे प्यार नहीं करता और स्वाभाविक है कि हम उसके तलाक के फैसले का समर्थन करेंगे। सुमू का चेहरा थोड़ा बदल गया। यामिंग अब पहले जैसी नहीं रही। क्या वह अब सच में हाओमिंग से प्यार नहीं करती? शुजुन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। अगर उसे सच में प्यार था तो इतने साल वह कहां थी? अब उसका यह तथाकथित प्यार किसी काम का नहीं है। अगर वह इसी बहाने तलाक को टालने की कोशिश करेगी तो शायद हमारे दोनों परिवारों के बीच चल रहा सहयोग भी आगे जारी नहीं रह पाएगा। पास खड़ी मोरंगयान यह सब सुन रही थी। उसके दिल में केवल एक भावना उठी, ईर्ष्या। तो यही होता है जब कोई मां अपने बच्चे की रक्षा करती है। सुमू ने देख लिया कि गु परिवार तलाक करवाने के अपने फैसले पर पूरी तरह अडिग है। अब वह भी दिखावा करने के मूड में नहीं थी। उसी समय उसकी नजर ऊपर खड़ी मोरंगयान पर पड़ी। उसने खुद को रोकना छोड़ दिया। मेरी बेटी ने शादी के बाद कभी किसी दूसरे आदमी को घर नहीं लाया, लेकिन तुम्हारा बेटा तलाक अभी हुआ भी नहीं है और वह पहले ही दूसरी औरत को घर ले आया है। क्या यह हमारे सुपरिवार का अपमान नहीं है? शुजुन ने बिना झिझक जवाब दिया। वह मेरी धर्मपुत्री है। मैंने उसे अपने घर में रहने दिया है। इसमें समस्या क्या है? बहस को और आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं था। आखिरकार शुजुन ने आंटी लियू से कहा कि मेहमान को बाहर तक छोड़ाए। उधर अस्पताल में सु यामिंग खुद को काम में डुबोकर सब कुछ भूलने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी सहायक घबराई हुई अंदर आई। प्रेसिडेंट सु, आपके पति ने लाइव स्ट्रीम में सार्वजनिक रूप से कह दिया है कि वह आपसे तलाक ले रहे हैं। सु यामिंग ने बिना कोई खास प्रतिक्रिया दिए कहा, अच्छा ऐसा है क्या? सहायक ने फोन उसके सामने रख दिया। स्क्रीन पर ट्रेंडिंग टॉपिक वाली पोस्ट रुकी हुई थी। कई बिजनेस पार्टनर फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या यह सच है? क्या हमें कोई आधिकारिक बयान जारी करना चाहिए? सु यामिंग ने स्क्रीन पर एक नजर डाली, फिर हमेशा की तरह शांत स्वर में बोली, जरूरत नहीं है। मेरे और सु यामिंग के तलाक की खबर पूरे इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही थी और सु परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, इसलिए लोगों ने मान लिया कि तलाक की खबर सच है। उधर सुबह ही यह खबर भी ट्रेंडिंग में आ गई थी कि मोरंगयान परिवार के घर में रह रही है। इससे अफवाहों की आग में और घी पड़ गया। पिछली रात सुमू की बातें सुनने के बाद मोरंगयान ने घर वापस जाने की बात उठाई थी, लेकिन शुजुन ने उसे रोक लिया। तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर हमारा मन साफ है तो हमें किसी अफवाह से डरने की जरूरत नहीं। आराम से यहीं रहो। तुम्हारे रहने से आंटी को भी हर दिन अकेलापन महसूस नहीं होगा।
यही सुनकर वह रुक गई। उसने कहा कि उसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वह वहीं रही। लेकिन अगली सुबह जब उसने ट्रेंडिंग खबरें देखीं, तो उसने तुरंत वेइबो पर एक स्पष्टीकरण पोस्ट किया। काश ऐसा होता, लेकिन सामने वाला व्यक्ति ऐसा महसूस नहीं करता, सो कृपया कुछ लोगों की दुर्भावनापूर्ण बातों में मत आइए। उसका सफाई वाला पोस्ट इंटरनेट पर फैलते ही कमेंट सेक्शन पागल हो गया। लेकिन ऑनलाइन हमले रुकने के बजाय और तेज होते गए। मैंने इन सब पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे याद आया कि उस अनाथ लड़की का जन्मदिन आने वाला था और मैंने अभी तक उसके लिए कोई उपहार नहीं खरीदा था। नाश्ते के बाद मोरंगयान पढ़ाई करने अपने कमरे में चली गई। मैं अपनी माँ को लेकर शॉपिंग पर निकल पड़ा। खरीदारी खत्म करने के बाद हम मॉल से बाहर आए। मैंने माँ से कहा, आप बाहर इंतजार कीजिए, मैं पार्किंग से कार लेकर आता हूं। मैं भूमिगत पार्किंग में पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही मेरा चेहरा उतर गया। किसी ने मेरी कार पर पेंट फेंक दिया था। कार पर चेतावनी भरे संदेश भी लिखे हुए थे। रंगयान से दूर रहो। अपनी बर्बाद हुई कार को देखकर मैं बस आह भर सका। आजकल के फैन सचमुच पागल हो चुके थे। लेकिन अगले ही पल अचानक चारों ओर से लोगों का एक झुंड मेरी तरफ दौड़ पड़ा। उन्होंने मुझ पर अंडे और सड़े हुए टमाटर फेंकने शुरू कर दिए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मुझे प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिला। बेशर्म बूढ़े, तुम्हारी उम्र क्या है और अभी भी हमारी देवी के पीछे पड़े हो? किसी ने मेरे सामने एक छोटा सा आईना फेंका। पहले इसमें अपनी शक्ल देखो। ये एक शादीशुदा आदमी होकर भी तुम सोचते हो कि उसके लायक हो? भीड़ लगातार चिल्ला रही थी। उसी दौरान किसी ने मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। लुओ तियान ने वह वीडियो देखा। उसने देखा कि मुझे पीटा जा रहा है। उसने इंटरनेट पर मेरे खिलाफ भरी हुई गालियां भी देखीं। इन दिनों लगातार उपहास झेलने के बाद उसके अंदर लोगों का सामना करने का डर और शर्म धीरे धीरे खत्म हो चुके थे। अब उसने और भी ज्यादा पैसे खर्च करके अतिरिक्त ट्रोल्स और फर्जी अकाउंट्स किराए पर रख लिए। दूसरी तरफ लू जिंगियन का मूड भी बेहद अच्छा था। हाओमिंग ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी थी कि वह सु यामिंग से तलाक ले रहा है। इससे सु परिवार नाराज हो चुका था। अब मोरंगयान के साथ उसकी चर्चित जोड़ी भी टूटती हुई दिखाई दे रही थी। उसे लगा कि हाओमिंग का सुनहरा दौर खत्म हो चुका है। अब लू जिंगियन की बारी थी। जब पूरा इंटरनेट मेरे खिलाफ हो गया था, तभी नए डबल रिडेम्पशन कैंपस ड्रामा क्लियर स्काइज आफ्टर द रेन की कास्ट की घोषणा हुई। उसमें महिला मुख्य भूमिका के लिए लू जिंगियन का नाम सामने आया। उसने तुरंत प्रचार के लिए पोस्ट को रीपोस्ट कर दिया। उधर भूमिगत पार्किंग में शियाओ वानू को फोन आया और वह तुरंत वहां पहुंच गई। मुझे उस हालत में देखकर उसने व्यंग्य से कहा, मार खाने के बाद ही तुम्हें मुझे फोन करने की याद आई? वह 10 लाख वाकई बहुत आसानी से कमाए गए पैसे थे। उसकी आवाज में छिपा ताना साफ सुनाई दे रहा था। वह मुझे बेवकूफ कह रही थी। मैं हंस पड़ा। याद दिलाने के लिए धन्यवाद। अब से तुम्हें आदेश देते समय मैं बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा। लेकिन उस समय तक मुझे यह पता ही नहीं था कि मेरे साथ हुई मारपीट का वीडियो, मुझ पर हुए हमले का वीडियो वायरल हो चुका था। लेकिन मुझे इसकी खबर नहीं थी। मैं शुजुन को चिंता में नहीं डालना चाहता था, इसलिए पहले ही उसे फोन करके कह दिया था कि वह टैक्सी लेकर घर चली जाए। मैं लिफ्ट की ओर बढ़ा। मेरे साथ चलो, कुछ कपड़े खरीदने हैं। लिफ्ट में खड़ी शियाओ वानू ने अपने पास खड़े व्यक्ति की ओर असहज नजर से देखा। अगर हमें फिर से लोगों ने घेर लिया तो क्या तुम अकेले संभाल पाओगे? शियाओ वानू ने नजरें झुकाकर मेरी तरफ देखा। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं थी तब तो तुम्हें डर नहीं लगा, लेकिन अब जब मैं यहां हूं तो तुम्हें डर लग रहा है। उसने होंठ मोड़कर आत्मविश्वास से कहा, अगर मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई तो पूरी फीस वापस कर दूंगी। मैं उसे देखे बिना नहीं रह सका। मन ही मन सोच रहा था कि कहीं यह सिर्फ डींगे तो नहीं मार रही। लेकिन मानना पड़ेगा, उसका तंज कसने का अंदाज भी आकर्षक था। मॉल पहुंचकर मैंने कुछ कपड़े खरीदे और बदल लिए। जब मैं कार में बैठा तभी पता चला कि मुझ पर हुए हमले का वीडियो ट्रेंडिंग में पहुंच चुका है। पूरा इंटरनेट इस बारे में जान चुका था। मैंने वेइबो पर एक पोस्ट डाली और उन नाबालिगों को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया। इस बार मैं मामला आगे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा भी एक धैर्य की सीमा है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मुझे निर्दयी कहने का मौका मत देना। उधर मोरंगयान ने भी मेरे ऊपर हुए हमले की खबर देख ली थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। जिस इंसान ने उसके साथ सबसे अच्छा व्यवहार किया था, उसे उसके अपने प्रशंसकों ने चोट पहुंचाई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके प्रशंसक ऐसे कैसे बन गए। उन्होंने पहले ही हर बात साफ कर दी थी, फिर भी लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे थे? उन्हें आखिर और क्या चाहिए था यकीन करने के लिए? वह भावनात्मक रूप से टूटने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शुजुन की आवाज गिराई, शियाओ यान, सिर्फ पढ़ाई में मत लगी रहो, थोड़ा आराम करो और कुछ फल खा लो।
मोरंग यान ने सामने खड़ी एनी को देखा, जो हमेशा उसके प्रति इतनी दयालु रहती थी। उसके भीतर अपराध बोध और भी गहरा हो गया। धन्यवाद एनी। फिर उसने पूछा, भैया कहाँ हैं? शूजुन ने मुस्कुराकर कहा, उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ काम है और देर से लौटेंगे। थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आ जाना, ठीक है? एनी ने तुम्हारे लिए एक उपहार भी खरीदा है। यह कहकर शूजुन कमरे से चली गई। मोरंग यान सामने रखे फलों को देखती रह गई। वह कुछ क्षणों तक स्तब्ध बैठी रही। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद उसने बगल में रखा फोन उठा लिया। उधर गु अपनी मीटिंग खत्म करके ऑफिस लौटी थी। तभी उसकी नजर मुझ पर हुए हमले से जुड़ी ट्रेंडिंग खबर पर पड़ी। अचानक उसे कुछ समझ में आया। उसने खुद को शांत किया और अपनी सहायक को फोन किया। जाकर पता लगाओ कि इंटरनेट पर फैली इस जनमत की लहर के पीछे कौन है। सहायक ने आदेश स्वीकार किया और चली गई। गु ने गहरी सांस ली, फिर फोन उठाकर मुझे कॉल किया। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। अभी कहां हो? घर वापस जा रहा हूं। कॉल खत्म होते ही वह लड़की तुरंत अपनी कार की चाबी उठाकर निकल पड़ी। जब मैं घर पहुंचा और शियाओ वानू की कार से उतरा तो देखा कि वह दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही वह तेजी से मेरी ओर दौड़ी। वह सामान्य से कहीं अधिक घबराई हुई लग रही थी। उसने सिर से लेकर पैर तक मुझे ध्यान से देखा। मैंने उसे पहली बार इतना बेचैन देखा था। जब उसे यकीन हो गया कि मुझे कोई चोट नहीं लगी है, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। मैं मुस्कुराया। तुम यहां क्यों आई? मैंने तो कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसके चेहरे के भाव नरम पड़ गए। अगली बार बाहर जाओ तो एक बॉडीगार्ड साथ लेकर जाया करो। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, याद रखूंगा। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अंदर जाओ। मैंने पूछा, तुम अंदर नहीं आओगी? तुम्हें काम नहीं है क्या? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं रात को वापस आऊंगी। मैं उसे देखता रह गया। वास्तव में स्नेही और परवाह करने वाली महिलाएं हमेशा लोगों को प्रिय लगती हैं। इतनी व्यस्त होने के बावजूद वह सिर्फ यह सुनिश्चित करने आई थी कि मैं सचमुच सुरक्षित हूं। ऐसी महिला का विरोध आखिर कौन सा पुरुष कर सकता था? मैंने कहा, रास्ते में ध्यान से जाना। फिर मैं घर के अंदर चला गया। जैसे ही अंदर पहुंचा, मेरा फोन बज उठा। सुयामिंग का फोन था। अभी तो तलाक का प्रमाण पत्र लेने का दिन भी नहीं आया था। मेरा उससे बात करने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए मैंने कॉल काट दी। कुछ सेकंड बाद उसने फिर कॉल किया। मैंने फिर काट दिया। इसके बाद उसने मुझे एक संदेश भेजा। क्या मैं वेबो पर हमारे बारे में कोई प्यारी सी पोस्ट डाल दूं? इससे इंटरनेट पर फैली अफवाहें शांत हो जाएंगी। मैंने तुरंत जवाब दिया, ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना, वरना मुझे खुद सबके सामने हमारे रिश्ते की सच्चाई बतानी पड़ेगी। यामिंग ने विनती की, हाओमिंग, क्या हम तलाक न लें? पिछले 2 दिनों से मैं बहुत सोच रही हूं। मुझे नहीं लगता कि हम सचमुच तलाक तक पहुंच गए हैं। कभी तुमने मुझसे जो प्यार किया था, उसी की खातिर मुझे एक और मौका दे दो। अतीत में मैंने तुम्हारी हर इच्छा को ठुकराया था। अचानक मेरे सीने में एक अजीब सा दर्द उठा। ऐसा लगा मानो यह इस शरीर के मूल मालिक की भावना हो। उसने सुयामिंग से पूरे 7 साल प्यार किया था। अगर वह आज सुयामिंग को इतनी विनम्रता से दूसरा मौका मांगते देखता तो शायद भावुक होकर रो पड़ता। लेकिन मैं वह नहीं था। शुरुआत से ही मैं जानता था कि वह कैसी इंसान है। वह हमेशा सिर्फ मुझसे दूर भागना चाहती थी। जो चीज मैं कभी चाहता था, अब उसकी कोई इच्छा नहीं रही। अब मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, तलाक का प्रमाण पत्र। मैंने उत्तर दिया, अगर तुम्हें एक मौका चाहिए तो तलाक ही वह आखिरी मौका है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसके बाद सुयामिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं हॉल में चला गया। जब मैं अंदर पहुंचा, शूजुन फोन पर बात कर रही थी। मुझे देखते ही उसने जल्दी से कॉल समाप्त कर दी। फिर आते ही डांटना शुरू कर दिया, तुम शरारती लड़के, तुम्हें लोगों ने तंग किया और फिर भी मुझसे छिपाते रहे। अगर तुम्हारे पिता फोन करके न पूछते तो मुझे आज तक कुछ पता ही नहीं चलता। डांटने के बाद उसने मुझे अपने पास खींच लिया और ध्यान से देखने लगी। कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैंने सिर हिलाया। फिर पूछा, मोरंग यान कहाँ है? शूजुन ने जवाब दिया, अपने कमरे में। उसने कहा था कि थोड़ी पढ़ाई के बाद नीचे आएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। शायद पढ़ाई में बहुत ज्यादा खो गई होगी। मैंने कनपटी दबाई और ऊपर जाने ही वाला था कि तभी मेरा फोन फिर बज उठा। कॉल ली बिंग की थी। उसे मेरे बारे में चल रही ट्रेंडिंग खबर दिखाई दे चुकी थी। मुझ पर हुए हमले की खबर देखकर ली बिंग ने मुझे फोन किया था। वह मेरी चिंता कर रहा था। मैंने कहा, मैं ठीक हूं, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? ली बिंग ने जवाब दिया, बुरी नहीं है। असल में वह पहले ट्रेनिंग छोड़ने का सोच रहा था। बॉडीगार्ड बनने का आकर्षण कठोर प्रशिक्षण के कारण लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन जब उसने देखा कि मुझे पीटा गया है तो उसे लगा कि वह यह सब फिर से सह सकता है। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मेरा इंतजार करना,
जैसे ही मेरी ट्रेनिंग पूरी होगी मैं तुम्हारा बदला लूंगा। मैं मुस्कुरा दिया और कॉल समाप्त कर दी। इसके बाद मैंने देखा कि मेरे फोन पर दोस्तों के ढेर सारे संदेश आए हुए थे। सब लोग मेरी चिंता कर रहे थे। मैंने एक एक करके सभी को जवाब दिया। फिर मेरी नजर एक ट्रेंडिंग टॉपिक पर पड़ी, मोरंगयान डिप्रेशन। मेरी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। मैंने तुरंत उसे खोला। पहले मुझे लगा कि किसी ने मोरंगयान के डिप्रेशन की बात लीक कर दी है, लेकिन पोस्ट खोलते ही समझ आया कि यह बात उसने खुद सार्वजनिक की थी। उसने वेबो पर लिखा था, उन्होंने मेरे साथ विशेष व्यवहार इसलिए किया क्योंकि मैं डिप्रेशन से जूझ रही हूं। उन्होंने मुझे अपने घर में इसलिए रहने दिया क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार मानसिक टूटन के दौरान खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हुए देख लिया था और उन्हें मुझे अकेला छोड़ना सुरक्षित नहीं लगा। उन्होंने जो भी दया और मदद मुझे दी वह सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए थी। ऐसी बातों को लेकर उनके बारे में गलत अनुमान नहीं लगाए जाने चाहिए। उपन्यास में उसने अपने डिप्रेशन की बात अपनी मौत से ठीक पहले बताई थी, लेकिन अब उसने मेरी खातिर खुद ही यह राज खोल दिया था। मेरे भीतर घबराहट दौड़ गई। मैं जल्दी से ऊपर भागा, कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि वह बालकनी में बीन बैग पर बैठी हुई थी। वह सुरक्षित थी। तभी जाकर मैंने राहत की सांस ली। मोरंगयान ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें अब भी लाल थीं। भाई हाओमिंग, मुझे माफ कर दीजिए। मैं उसके पास गया। तुमने कुछ गलत नहीं किया। दूसरों की गलतियों का दोष अपने ऊपर मत लो। और फिर क्या तुमने मेरे लिए खड़े होकर मेरा बचाव नहीं किया? तुमने तो अपना डिप्रेशन तक सार्वजनिक कर दिया। वह धीमे से बोली, तो आपने देख लिया? क्या आपने देखा कि अब लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं? मोरंगयान अब अपना फोन देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा। खुद अपना फोन खोलकर देख लो। उसने शर्मिंदा होकर सिर खुजलाया। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। उसका मासूम सा भाव देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरा, फिर अपना फोन निकालकर उसे दिखाया। ट्रेंडिंग टॉपिक पूरी तरह पलट चुका था। अब लोग मुझे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बता रहे थे। इंटरनेट पर जबरदस्त हलचल मची हुई थी। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग परेशान। किसी ने लिखा, आज मोरंगयान ने जानबूझकर गु हाओमिंग को प्रमोट किया है। सारा ध्यान उसी ने बटोर लिया। बहुत चिढ़ाने वाली बात है। लगता है उसने जानबूझकर ऐसा किया। दूसरी तरफ कोई दांत पीसते हुए लिख रहा था, जब तक गु हाओमिंग जिंदा है मैं हमेशा उसकी छाया में ही रहूंगा। गु हाओमिंग को गालियां मिलने से लेकर धन्यवाद मिलने तक का सफर सचमुच अप्रत्याशित था। लेकिन सच कहूं तो मुझे खुद इसकी उम्मीद नहीं थी। जब मैंने मोरंगयान की मदद करने का फैसला किया था तब उसकी वजह कोई महान भावना नहीं थी। वह बस मुझे अपने पुराने स्वरूप की याद दिलाती थी। मैं उसकी मदद इसलिए करना चाहता था क्योंकि उसे देखकर मुझे अपना अतीत याद आता था। दरअसल मैं अपने पुराने टूटे हुए रूप पर तरस खा रहा था। मैं उतना महान नहीं था जितना लोग मुझे समझ रहे थे, लेकिन इंटरनेट ने फिर मुझे आसमान पर चढ़ा दिया था। मैंने गहरी सांस छोड़ी। मेरा आह भरना सुनकर मोरंगयान ने पूछा, क्या हुआ? मैंने असहाय होकर उसकी तरफ देखा। मैं फिर से मशहूर हो गया हूं। लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं कि मुझे संत बना दिया है। मोरंगयान ने मुझे ऐसा भाव दिया मानो मुझे एक मुक्का मार देना चाहिए। फिर वह कुछ देर चुप रही। उसने पास रखा फोन उठाया। उसे लगा था कि डिप्रेशन की बात सामने आने के बाद लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। उसे लगा था कि सब उससे वैसे ही निराश होंगे जैसे उसकी मां हुई थी। लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत लोग उसे सांत्वना दे रहे थे, उसे हिम्मत दे रहे थे। मैंने फोन वापस रख दिया और उसकी ओर देखा। चलो, खाने का समय हो गया है। उसी समय एक कैसीनो में बैठी फेचन की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने पहले 10 लाख उधार लिए थे, फिर लालच बढ़ गया और उसने 3 मिलियन और उधार मांग लिए। वह कह रही थी, मेरी बेटी पर गु हाओमिंग की नजर है। वह अभी गु परिवार के घर में रह रही है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी सी रकम वापस नहीं कर पाऊंगी? उधर उसी समय एक सहायक अनाथ लड़की के ऑफिस में दाखिल हुआ। उसने रिपोर्ट दी, ऑनलाइन फैले कुछ ट्रोल्स का संबंध मिस गु की सहपाठी लू त्यानु से है, लेकिन कुछ लोगों का स्रोत हम अब तक नहीं खोज पाए हैं। दूसरी तरफ वाले बहुत सावधान थे। उन्होंने कोई सुराग नहीं छोड़ा। लगता है कि वे पहले से पूरी तैयारी करके आए थे। एक ही दिन में मेरे 5 मिलियन नए फॉलोअर्स बढ़ गए। उनमें से अधिकांश मोरंगयान के प्रशंसक थे। अब वे मुझे और मोरंगयान को एक जोड़ी के रूप में पसंद करने लगे थे। जिन लोगों ने पहले मुझे गालियां दी थीं, वे भी माफी मांग रहे थे। लेकिन मैं जैसे दुनिया से गायब हो गया था। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लोगों को लगा कि मैं अभी भी नाराज हूं, इसलिए वे इंटरनेट पर तरह तरह के अनोखे तरीकों से माफी मांगते रहे। दिन खत्म होने तक लाइव स्ट्रीम स्टूडियो की कमाई फिर से आसमान छूने लगी। ड्रामा की लोकप्रियता भी लगातार बढ़ रही थी। मैंने पूरा दोपहर स्क्रिप्ट लिखने में बिताया।
तभी मेरा फोन लगातार बजने लगा। भाई, बहुत बड़ी खबर है, लू तियानु के स्टूडियो में तोड़फोड़ हो गई है। उधर घर पर मैंने गु डोंगवो और शुजुन को बातें करते हुए सुना। तभी मुझे याद आया कि मैं मोरंग यान के जन्मदिन का उपहार खरीदने मॉल गया था। उसने अपना फोन निकाला और मुझे संदेश भेजा। कमरे में क्या कर रहे हो? मैं नीचे आया और उसके पास बैठ गया। मैंने पूछा, कुछ काम था? अनाथ लड़की ने मेरी ओर देखा। तभी एनी मुस्कुराकर बोली, तुम पूरे दिन अपने कमरे में ही बंद रहे, तुम पूरी दोपहर कमरे में ही बंद रहे। क्या हुआ? किसी ने तुम्हें परेशान किया है क्या? मूड खराब है? मैं मुस्कुराया। मैं तो घर बैठे बैठे पैसे कमा रहा हूं, भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है? उसने मेरी ओर देखा। हाउमिंग पूरे दिन घर में ही रहा है, रात के खाने के बाद बाहर टहलने चलोगे? मैंने उसकी ओर देखा और बेरुखी से मना कर दिया, नहीं जाऊंगा। कई दिनों बाद कुछ छुट्टियां मिली हैं, मैं बस घर पर आराम करना चाहता हूं। शुजुन और ज्यू डोंगवो आपस में बातें कर रहे थे। सोफे पर बैठे उन दोनों को देखकर और यह सोचकर कि कुछ ही दिनों में उस अनाथ लड़की का जन्मदिन आने वाला है, उनके मन में मिलीजुली भावनाएं उठ रही थीं। उन्होंने उसके लिए पहले से कुछ ब्लाइंड डेट्स की व्यवस्था भी कर रखी थी, लेकिन जो उत्साह उन्हें पहले महसूस हो रहा था वह अब धीरे धीरे कम पड़ने लगा था। शुजुन ने धीमे से कहा, जानते हो, हमारे बेटे और वर्नर के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? वर्नर हर मायने में कितनी अच्छी लड़की है। इतने सालों से वह हाउमिंग के साथ कितनी अच्छी रही है। अगर हाउमिंग दोबारा शादी करे और लड़की वहीं हो तो क्या वह सबसे अच्छा विकल्प नहीं होगा? जियू डोंगवो ने सिर हिलाया। अगर हमारा बेटा सचमुच उसे पसंद करता तो उस समय सु यामिंग वाली बात ही नहीं होती। और फिर वर्नर ने भी कभी नहीं कहा कि वह उसे पसंद करती है। उन दोनों की जोड़ी बनाने की कोशिश मत करो, वरना बच्चों के बीच बेवजह असहजता पैदा हो जाएगी। मैंने अगले कुछ दिन घर में रहकर स्क्रिप्ट लिखते हुए बिताए। मोरंग यान भी लगभग हर समय अपने कमरे में बंद रहती थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वह क्या कर रही थी। जब भी पूछता वह बात टाल देती, लेकिन एक बात साफ थी, उसकी हालत पहले से काफी बेहतर लग रही थी। आमतौर पर उस अनाथ लड़की का जन्मदिन घर पर ही मनाया जाता था, लेकिन उस सुबह मैंने देखा कि घर में कोई तैयारी नहीं चल रही थी। जब मैंने मां से पूछा तब पता चला कि इस साल जन्मदिन घर पर नहीं मनाया जाएगा। जियू डोंगवो और शुजुन ने इसके लिए एक होटल बुक किया था। उन्होंने उद्योग जगत के कई प्रतिष्ठित परिवारों को भी आमंत्रित किया था। उनमें से कुछ के अविवाहित बेटे भी थे। जन्मदिन की पार्टी तो बस बहाना था, असल मकसद ब्लाइंड डेट्स का आयोजन करना था। उपन्यास में मिड ऑटम फेस्टिवल के दौरान जो आदमी गू घर लेकर आई थी, शायद वही था जिससे उसकी मुलाकात इसी जन्मदिन समारोह में हुई थी। मुझे थोड़ी उत्सुकता थी कि वह आखिर कैसा आदमी होगा। दोपहर के भोजन के बाद शुजुन गू की मेकअप में मदद कर रही थी। उसे देखते हुए वह भावुक होकर बोली, तुम सचमुच हर मायने में परफेक्ट हो। इतने सालों से तुम्हारे साथ हूं, लेकिन आज तक तुम्हारी एक भी कमी नहीं ढूंढ पाई। सच कहूं तो तुम्हारे अंकल और मैं हमेशा चाहते थे कि तुम हमारी बहू बनो, लेकिन किस्मत ने वैसा नहीं होने दिया। पता नहीं आखिर कौन सा भाग्यशाली लड़का होगा जो तुमसे शादी करेगा। कुछ चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। फिर उसने हल्के से मेरी दिशा में देखा। उसी समय शुजुन ने एक ड्रेस उठाकर उसके सामने रखी। ये वाली कैसी है? गू ने सिर हिलाया। नहीं, ये बहुत साधारण है। शुजुन ने दूसरी ड्रेस निकाली। तो ये वाली? कुछ देर तक कपड़े चुनने के बाद ही गू ने अपनी नजरें हटाईं और धीरे से कहा, एनी की पसंद हमेशा अच्छी होती है, आप जो चुनेंगी वही पहन लूंगी। होटल जाते समय मुझे अचानक याद आया कि उसका जन्मदिन का उपहार अभी भी मेरी कार में रखा है। मैंने शियाओवानु को फोन किया। करीब आधे घंटे बाद मैं उपहार लेने नीचे गया। शियाओवानु ने शांत स्वर में पूछा, क्या आज रात आपको मेरी जरूरत पड़ेगी? मैंने सिर हिलाया। नहीं, यह होटल गुसी ग्रुप का है, यहां कौन हंगामा करने की हिम्मत करेगा? लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अपने ही होटल में कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं बस थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गया था। जब वापस लौटा तो लाउंज में रखा जन्मदिन का उपहार गायब था, और मोरंग यान, जो कुछ देर पहले वहीं बैठी थी, वह भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह कहां चली गई? मैंने सोचा कि शायद वह उपहार को सुरक्षित रखने के लिए ले गई होगी। मैंने उसे फोन किया, लेकिन फोन से केवल रिकॉर्डेड आवाज आई। क्षमा कीजिए, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह इस समय व्यस्त है। मैं लाउंज से बाहर निकला और पूरे विशाल बैंक्वेट हॉल में उसे ढूंढने लगा, लेकिन मोरंग यान कहीं दिखाई नहीं दी। गु परिवार की दत्तक पुत्री थी, साथ ही गुसी ग्रुप में उसके पास शेयर भी थे। ऐसे में कौन ऐसा होगा जो गुसी ग्रुप के साथ काम नहीं करना चाहेगा? और फिर गु जैसी प्रतिभाशाली और खूबसूरत महिला से शादी करने की इच्छा किसे नहीं होगी? वह लोगों से घिरी हुई खड़ी थी। अपनी लंबी और आकर्षक काया के साथ वह चमचमाती भीड़ के बीच बेहद खूबसूरत लग रही थी।
आसपास मौजूद लगभग हर व्यक्ति की निगाहें उसी पर थीं। मैं उत्सुक था कि उसकी नजर आखिर किस युवक पर जाकर टिकेगी, लेकिन अगले ही क्षण पूरे हॉल के पार उसकी नजर मेरी नजर से जा मिली। कोई उसका परिचय करा रहा था। यह मेरा बेटा है। इधर उधर खड़े लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। शायद रोशनी बहुत तेज थी। वह बैकलाइट में खड़ी थी। मैं उसके चेहरे की भावनाएं साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता था कि यह ब्लाइंड डेट समारोह उसके लिए कैसा महसूस हो रहा होगा। वर्षों से जिसे वह चुपचाप चाहती थी, वह व्यक्ति उसके सामने था, लेकिन वह कभी अपने मन की बात नहीं कह सकी, क्योंकि वह एक विवाहित पुरुष था। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे, फिर भी उनके बीच मानो पहाड़ और समुद्र जितनी दूरी थी। अचानक किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। मैंने सहज रूप से पीछे मुड़कर देखा। वह सु यामिंग थी। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने मुझे खींच लिया। गू ने हल्की सी नजर उस दिशा में डाली, फिर विनम्रता से सिर हिलाया और भीड़ से बाहर निकल गई। हेलो, मेरा नाम शियान है। अभी कुछ देर पहले ही हमारी मुलाकात हुई थी। क्या मैं आपका वीचैट ले सकता हूं? गू ने शांत स्वर में जवाब दिया। माफ कीजिए, मेरा फोन अभी मेरे पास नहीं है। वह युवक मुस्कुराया। कोई बात नहीं। उसने अपना बिजनेस कार्ड उसकी ओर बढ़ाया। यह मेरा संपर्क है, बाद में संपर्क कर लीजिएगा। गू ने कार्ड ले लिया, लेकिन उसकी नजरें लगातार उसी दिशा में बनी रहीं जहां मैं गया था। उधर सु यामिंग मुझे खींचकर एक शांत कोने में ले आई। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। तुम यहां अंदर कैसे आई? तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला था। यहां क्या कर रही हो? सु यामिंग ने मेरी ओर देखा। मैं तुमसे मिलने आई हूं। मैंने उसे एक ठंडी नजर से देखा। अच्छा, अब मिल लिया ना? तो जा सकती हो। सु यामिंग ने कठिनाई से निकला। उसकी आवाज भारी हो गई। मैंने अभी पर्याप्त नहीं देखा। मैंने अधीर होकर दूसरी ओर मुंह फेर लिया। मन ही मन सोच रहा था कि किसी को बुलाकर इसे बाहर निकलवा दूं। मेरी बेरुखी ने उसे गहराई से चोट पहुंचाई। वह धीमे स्वर में बोली, हाओमिंग, इन दिनों मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचती हूं। क्या तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? मैंने उसकी ओर ठंडी निगाहों से देखा। तुम्हारे बिना दखल दिए मैं बहुत खुश हूं। सु यामिंग, याद है पहले तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत किस बात से थी? जब मैं हर समय तुम्हारे पीछे घूमता रहता था, बिना शर्म के तुम्हारा पीछा करता रहता था। जो तुम आज कर रही हो वह उससे अलग कैसे है? जो तुम अभी कर रही हो वह मुझसे पहले किए गए मेरे व्यवहार से अलग कैसे है? इस तरह चिपके रहने से मैं सिर्फ तुमसे और ज्यादा नफरत करने लगूंगा। सु यामिंग ने मेरी आंखों में मौजूद ठंडी बेरुखी को देखा। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे बुझ गई, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। धीमे स्वर में बोली, इन दिनों मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आई थी। क्या तब तुमने मेरी तरफ जरा भी ज्यादा ध्यान दिया? मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। सु यामिंग ने आगे कहा, अगर मैं अब भी तुम्हारे पास नहीं आती तो क्या तुम यह तक भूल जाते कि मैं अभी भी तुम्हारी पत्नी हूं? मैंने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, 1 हफ्ते बाद हमारा तलाक आधिकारिक रूप से पूरा होने वाला है। मैं यह कैसे भूल सकता हूं? मेरी बेरहम बात सुनकर सु यामिंग का चेहरा और फीका पड़ गया। उसने अपने मन में जमा सारी बातें निगल लीं, फिर दांत भींचकर बोली, मैं तलाक नहीं दूंगी। उसी क्षण मुझे पहली बार समझ आया कि मूल कहानी का नायक लोगों को इतना परेशान क्यों करता था। जब कोई ऐसा इंसान आपसे चिपक जाए जिसे आप प्यार नहीं करते, तो वह सचमुच असहनीय हो जाता है। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, सु यामिंग, जब मैं तुमसे प्यार करता था तब तुम मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थीं, और अब जब मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम खुद मेरे पीछे भाग रही हो। तुम्हें यह दयनीय नहीं लगता? सु यामिंग का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने गहरी नजर से मुझे देखा।